हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 आगे का कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से और नेट इन्वेस्टमेंट से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें टाइम टू टाइम। और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का एक साल के दौरान। और इसके अंदर क्या क्या आता है टोटल प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का, उसके अंदर क्या क्या आता है। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वॉर्न आउट। मतलब कि कैपिटल गुड्स जो भी हमने यूज़ करे हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, जो क्या होता है बेसिकली टूट फूट जो भी हो जाती है हमारी। देखो, हम किसी मशीनरी को या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ कमियां तो आती ही हैं, जैसे टूट फूट हो जाती है, ठीक है। तो उस टूट फूट को रिप्लेस करने के लिए हमने कितना कैपिटल स्टॉक लगाया है, वो कैपिटल गुड्स लगाए हैं वो। और दूसरा, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और वो जो हमने कैपिटल गुड्स लगाए हैं उनको हम नेट एडिशन बोलते हैं, किसके अंदर, हमारे ऑलरेडी जो हमारा पहले से ही चला आ रहा है कैपिटल स्टॉक उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। और इसके अंदर दो चीज़ों को देखा जाता है कि हमने पहले वाले स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए कितना कैपिटल गुड्स नया यूज़ किया है, ठीक है। जो हमने पहले वाले को रिप्लेस क्यों करना है, क्योंकि उसमें टूट फूट है, ठीक है। वक्त के साथ इस्तेमाल करने की वजह से उसमें टूट फूट आ गई है, इस वजह से। दूसरा है आपका कि हम जो कैपिटल गुड्स यूज़ करते हैं वो एक तरह से पहले वाले के अंदर एडिशन किया जाता है, ठीक है। अब आपका ग्रॉस से नेट पे जाने का बेसिक सा फॉर्मूला है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जब हम, सॉरी ये एरो थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो नेट से ग्रॉस की तरफ जाएगा ये आपका प्लस डेप्रिसिएशन वाला एरो, सॉरी फॉर दिस। तो जब हम ग्रॉस से नेट की तरफ आते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की हमने कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन किया है एक साल में, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने कैपिटल गुड्स को कितना यूज़ किया है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, जो कि वॉर्न आउट से आता है, टूट फूट से आता है। और कैपिटल गुड्स को हम एक नेट एडिशन देते हैं कैपिटल स्टॉक का एग्जिस्टिंग के अंदर। फिर आता है आपका कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। और जो भी कैपिटल गुड्स यूज़ किए जाते हैं पहले से चले आ रहे कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और जो कैपिटल गुड्स का यूज़ किया जाता है पहले वाले एग्जिस्ट कर रहे कैपिटल स्टॉक के अंदर, ठीक है, उसको नेट एडिशन, जो हम उसके अंदर पहले से चले आ रहे कैपिटल स्टॉक के अंदर जो हम कुछ ऐड करते हैं, नेट एडिशन, उसको बोला जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट के कुछ फ़ायदे भी तो होंगे हमें। अब इट रेजेज दी स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। यहाँ पे दीज की जगह द आएगा। ये क्या करता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का स्टॉक बढ़ा देता है। कौन, नेट इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ इज एक्लरेटेड। मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है बेसिकली,
ये हमारे इकोनॉमी के अंदर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और जितना ज़्यादा किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है उतना ज़्यादा वहाँ की जीडीपी ग्रो करती है। क्लियर? अब एक डिफरेंस दे रखा है आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बीच में और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो क्या होता है ये हम समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफरेंस के थ्रू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है कुछ नया असेट खरीदने के लिए, कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, या वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है पहले वाली जो उसके पास चली आ रही है, जैसे मैंने 10 साल पहले कोई मशीन ली थी, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी रिप्लेसमेंट में मैं कोई और लेके आऊँगी, तो जो उसके ऊपर खर्चा करूँगी वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब कुछ नया लाने के लिए, कोई नई असेट खरीदने के लिए जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, या जो पहले से चली आ रही है उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली। मतलब इसके अंदर एग्जिस्टिंग वाले का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर ने नई असेट खरीदने के लिए कितना एक्सपेंडिचर खर्चा किया है, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मोर स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। मतलब इसमें प्रोड्यूसर सिर्फ नई असेट खरीदने पे फोकस करता है, ना कि उस खर्चे पे जो कि वो एग्जिस्टिंग असेट को रिप्लेस करने के लिए करेगा। और एग्जिस्टिंग असेट को रिप्लेस करने के लिए खर्चा कहाँ पे करता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। नेट में कहाँ पे करता है? सिर्फ नई असेट को परचेज करने के लिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी आती है, जो कि बेसिकली क्या होती है कि हमारी फिक्स्ड असेट के अंदर डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड असेट, जो कंपनी की असेट है, जो प्रोड्यूसर की असेट है, उसको इस्तेमाल करने के बाद जो उसमें गिरावट आती है उसको डेप्रिसिएशन, वो इसके अंदर आता है। नेट इन्वेस्टमेंट पे क्या आता है? इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इट डज नॉट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मतलब ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका नेट एडिशन नहीं दिखाता कैपिटल स्टॉक का, बट लेकिन जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल स्टॉक का नेट एडिशन आपको शो करता है। क्लियर? फिर है इंक्रीजिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नीड नॉट नेसेसरली लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होगा तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है? और नेट इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उससे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा, हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी होगी, मतलब जीडीपी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर एक नोट दे रखा है क्या? बोथ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चाहे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हो, दोनों के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आती है। अब आ गया है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? वाइल fixed assets like plant and machinery are in use, they go down in value owing to normal wear and tear and accidental damages beyond their routine repairs and maintenance। देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हम फिक्स्ड असेट को, जो कि प्लांट और मशीनरी होती है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उनके अंदर इस्तेमाल करने की वजह से नॉर्मल टूट फूट होती है या एक्सीडेंटल डैमेजेस आ जाते हैं। ठीक है? जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस के बियॉन्ड होते हैं एक तरीके से, तो वो होता है एक तरीके से क्या? डेप्रिसिएशन। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। वो उनकी वैल्यू इसलिए भी, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू इसलिए भी कई बार कम हो जाती है क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड हो जाते हैं
या ऑब्सोलेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, डिमांड में चेंज आ गया है। अब लोग अलग तरह की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, पहले वाले प्रोडक्ट्स नहीं डिमांड कर रहे। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से लोगों की डिमांड बदल गई है। फिर होता है एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, देखो, ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो कि प्रोड्यूसर ने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा होता है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, जो कि पहले से सोचा हुआ होता है। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो बिल्कुल भी सोचा ही नहीं होता प्रोड्यूसर ने, बट स्टिल वो आ जाता है। ठीक है, depreciation is the loss of value of fixed asset in use on account of normal wear and tear, accidental damage and expected obsolescence। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी फिक्स्ड असेट की वैल्यू का कम हो जाना। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मल इस्तेमाल करने के दौरान टूट फूट होती है थोड़ी बहुत, या एक्सीडेंटल डैमेज, या जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर कोई डेंट वेंट आ जाता है या डैमेज हो जाती है वो। ठीक है, और या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो हमने सोचा हुआ होता है कि हाँ ये फ्यूचर में हो सकता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ठीक, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को दूसरा नाम ये भी बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि आपका नेशनल इनकम चैप्टर में डेप्रिसिएशन वर्ड की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड, आप इसको ध्यान में रखना। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट रिक्वायर फंड्स। क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है, तो उसके लिए उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है समय पे। ठीक है, टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और रिप्लेसमेंट कहाँ से हो पाती है फिक्स्ड एसेट की? रिप्लेसमेंट के लिए भी पैसा लगता है। ठीक है, फंड्स चाहिए होते हैं। अब है टू इलस्ट्रेट, if a machine is purchased for rupees 10 lakh and its expected lifetime of use is 10 years। अगर एक मशीन परचेज की गई है 10 लाख की और उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम मतलब वो कितने साल चलेगी, वो 10 साल है। देन द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल चली, तो कितना आएगा? वो 1 लाख निकल के आएगा। तो वो 1 लाख उसके अंदर लगाना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या है वो? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड असेट। मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, जो फिक्स्ड असेट के अंदर वॉर्न आउट हो जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या है बेटा? देखो, इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है वो फिक्स्ड असेट को रिप्लेस करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो क्या बोला जा रहा है? लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ही नहीं होगा तो हम हमारी जो असेट है, फिक्स्ड असेट है, उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? ठीक है, अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के अंदर, वो गिरने लग जाएगी। दिस लीड्स टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ही कम होगी तो हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट मतलब प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा? द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फेल। तो फिर लोगों को इनकम भी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट हो पाएगी। द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। फिर हमारी इकोनॉमी एक ऐसे स्टेट में चली जाएगी जिसको इकोनॉमिक स्लो डाउन बोला जाता है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। इट माइट बी कॉट इन टू अ लो लेवल इक्विलिबेरियम ट्रैप, मतलब ये लो लेवल इक्विलिबेरियम ट्रैप की सिचुएशन में भी फंस सकता है। ठीक है, अ सिचुएशन व्हेन लो इनकम कॉज लो डिमांड। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों के पास कम इनकम होती है, कम पैसे होते हैं, तो लोग कम डिमांड करते हैं। एंड लो डिमांड कॉज लो आउटपुट। जितना कम लोग डिमांड करेंगे उतना कम प्रोडक्शन हो पाएगा, उतना कम आउटपुट बनाएंगे प्रोड्यूसर्स। तो फिर अगेन वो उसी चीज़ पे आ जाएगा, कम प्रोडक्शन करेंगे प्रोड्यूसर्स तो पैसा भी कम ही देंगे, कम ही लोग काम करेंगे। क्लियर? तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड था जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फर्म के अंदर।
फिर आता है आपका एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या होता है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दो तरीके का होता है, जैसे कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलेटेड आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी बदल गई, ठीक है, तो हमारी फिक्स्ड असेट की वैल्यू में कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड वाइट टीवी इज बिकम ऑब्सोलेट व्हेन टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड टू प्रोड्यूस कलर टीवी। जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छा है, पहले एक प्लांट था जो कि ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया करता था, अब वो ऑब्सोलेट हो गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और सभी कलर्ड टीवी देखना पसंद करते हैं। तो अब जो कलर टीवी बनाएगा वही तो फ़ायदे में रहेगा। जिसने वो ब्लैक एंड वाइट बनाने का जिसका प्लांट है वो तो ठप हो गया पूरे तरीके से। फिर है आपका लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट व्हेन दे इज बिकम ऑब्सोलेट आउटडेटेड ओनिंग टू चेंज इन डिमांड। फिर वह फिक्स्ड असेट की वैल्यू तब भी ऑब्सोलेट हो जाती है, जब आउटडेटेड हो जाती है, जब लोगों की डिमांड बदल जाती है। लोगों की डिमांड बदलना मतलब अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज़ बिकम ऑब्सोलेट। एक ऐसा प्लांट था जो कि रबर शूज़ बनाया करता था, वो ऑब्सोलेट हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड शिफ्ट हो गई रबर शूज़ की जगह लेदर शूज़ पे। अब लोग लेदर शूज़ पहनना प्रेफर करते हैं बजाय किसके? रबर शूज़ के। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज द एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन। मतलब कि प्रोड्यूसर ने पहले ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया कि ये हो सकता है बाद में। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जैसे कि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक, फ्लड और फायर, ये सब लग गया जिसकी वजह से हमने अपनी फिक्स्ड असेट का लॉस कर दिया, हमने अपनी फिक्स्ड असेट की वैल्यू को लॉस कर दिया पूरे तरीके से। और उसी लॉस को बोला जाता है कैपिटल लॉस। और ये लॉस कभी भी डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से बियर नहीं किया जाता, मतलब उसमें से नहीं निकाला जाता या उससे पूरा नहीं किया जाता। सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से हो पाता है, या डेप्रिसिएशन ही सिर्फ हो पाता है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस उससे कवर नहीं हो पाता। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक्स एंड फ्लोज। मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है कि किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है एक निर्धारित समय पर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ऑन January 1, 2024 देयर में बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट। 1 जनवरी 2024 को आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, ऑन January 10, 2024 देयर में बी ₹25,000 इन योर बैंक अकाउंट। और ऐसा हो सकता है कि 10 जनवरी को कितने हैं? 25,000 आपके अकाउंट में। ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने एक निर्धारित समय पे बताया कि 1 जनवरी 2024 को 20,000 और 10 जनवरी 2024 को 25,000। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है उन्होंने। क्लियर? तो इसको कहा जाता है स्टॉक। और फ्लो का मतलब क्या होता है? अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय के दौरान की बात की जाती है इसमें। यू मे बी गेटिंग ₹1500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस। आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं हर महीने पॉकेट अलाउंस के रूप में। यू मे बी स्पेंडिंग ₹50 एवरी डे इन दी कैंटीन। यू मे बी गेटिंग 4% एनुअल इंटरेस्ट इन योर बैंक डिपॉजिट। और आप डेली 50 रुपये अपनी कैंटीन के अंदर स्पेंड कर रहे हो और आपको 4% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है अपने बैंक डिपॉजिट से। ठीक है, तो ये वैल्यूज़, क्वांटिटीज़, ये सब कुछ क्या है? ये फ्लो हैं। एक ये पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड को कवर कर रही हैं, जैसे कि 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना। क्लियर? इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, एग्जांपल में आप देखिए, जो हमारी इनकम होती है, क्या होती है? इनकम। इनकम आपकी क्या कहलाती है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि बैंक डिपॉजिट हो गया। क्या? बैंक डिपॉजिट क्या होगा हमारा? स्टॉक कंसेप्ट होगा। क्लियर? फिर आता है आपका फिफ्थ कॉन्सेप्ट विच इज़ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है,
हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम घर वाले लोग सभी, ठीक है, जो कि कंज्यूमर होते हैं किसके? गुड्स और सर्विसेज के, हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो ओनर भी होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है आपको अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझ में आ जाएगा प्रॉपरली क्या होता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर वो सारी फर्म्स आ जाती हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म्स हायर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं? हायर और परचेज करती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल, ठीक, जो कि हम सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं? हाउस होल्ड से लेते हैं। इसीलिए ऊपर बोला गया था हाउस होल्ड सेक्टर में कि हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड कहाँ से मिलती है? लोगों से तो मिलती है, किसी से हम ज़मीन खरीदेंगे तभी तो मिलेगी। लेबर है वो हाउस होल्ड लोगों में से तो कोई आएगा निकल के। कैपिटल है वो उन्हीं लोगों में से तो कोई लगाएगा। एंटरप्रेन्योर स्किल वो किसके पास होगी? ह्यूमन बीइंग के पास ही होगी इनमें से किसी। तो ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाउस होल्ड में से आ रहे हैं। क्लियर। फिर है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? एक वेलफेयर एजेंसी होती है जो सबका सोशल मतलब क्या करती है? सोशल वेलफेयर करती है, ठीक है, और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस के फंक्शंस परफॉर्म करती है, और गवर्नमेंट क्या होती है? एक तरीके से प्रोड्यूसर भी कहलाती है। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड होती हैं, किसके? गुड्स के, ठीक है, जो कि मतलब हमारी कंट्री का अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के अंदर। क्लियर है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है? ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर इन वन वे और द अदर। मतलब हर एक सेक्टर इकोनॉमी का एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है ही है। तो इसी को बोला जाता है इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, कोई ना कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज ईदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ मनी। और ये जो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी है ना, ये या तो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में है या मनी की फॉर्म में है। या तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है गुड्स या सर्विसेज परचेज या सेल करने के लिए, या मनी के लिए, ठीक है, मनी का फ्लो करने के लिए। इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। जो इंटरसेक्टरल फ्लो होता है मनी की फॉर्म में उसको मनी फ्लो कहा जाता है। जो इंटरसेक्टरल फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में उसको रियल फ्लो कहा जाता है। क्लियर है। फिर आता है आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना, मूव होना अलग अलग सेक्टर्स के बीच में हमारी इकोनॉमी के, ठीक है। दो सेक्टर्स होते हैं, हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो टू सेक्टर्स होते हैं, पहला होता है प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम फर्म्स भी बोलते हैं, दूसरा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर है। देखो, हाउस होल्ड के पास क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल होती है। तो प्रोड्यूसर को लैंड भी चाहिए कंपनी लगाने के लिए, उसे लेबर भी चाहिए काम करवाने के लिए, उसे कैपिटल भी चाहिए पैसा लगाने के लिए, उसको स्किल्स भी चाहिए। तो ये सब कुछ प्रोड्यूसर कहाँ से लेता है? हाउस होल्ड से, ठीक है। और प्रोड्यूसर इन सब के बदले क्या देता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय, और मतलब जो भी वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है वो फर्म्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको सोल्ड करता है किनको? हाउस होल्ड को। क्लियर है आपको? ठीक है, ये होता है आपका रियल फ्लो। फिर आता है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या करता है? मनी फ्लो का मतलब जब अलग अलग सेक्टर्स के बीच में मनी का क्या होता है? मनी फ्लो होती है, ठीक है, मनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको मनी फ्लो कहा जाता है। इसके अंदर भी दो सेक्टर होते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको फर्म्स भी बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? देखो, हाउस होल्ड ने क्या किया? गुड्स परचेज कर लिए कहाँ से? प्रोड्यूसर से, ठीक है। तो
प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करेगा तो खर्चा ही तो करेगा, हाउस होल्ड फ्री में थोड़ी दे देगा प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड ने खर्चा किया, मतलब एक्सपेंडिचर किया गुड्स परचेज करने के लिए, उसके बदले प्रोड्यूसर ने उसको हाउस होल्ड को क्या दिया, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज दी। क्या दी, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आपकी क्या थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकी पेमेंट करना किस फॉर्म में होगा, लैंड के बदले क्या देगा, रेंट देगा, लेबर के बदले क्या देगा, वेजेस देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, प्रॉफिट देगा। तो ये सब कुछ क्या है, ये पेमेंट करता है कौन, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले। क्लियर है, ये था आपका मनी फ्लो। फिर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, जिसके अंदर दो सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर और फर्म्स, दूसरा होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। देखो अब आप ध्यान से समझना, जो हमने अभी तक पढ़ा है एक तरीके से ये वही है, बस समझने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करेगा तो हम उससे खरीदेंगे भी। तो हमने हाउस होल्ड ने क्या किया, प्रोड्यूसर के बदले प्रोड्यूसर को क्या दिया, एक्सपेंडिचर, खर्चा किया किसके ऊपर, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस करे थे उनको खरीदने के लिए। ठीक है, और प्रोड्यूसर ने उस खर्चे के बदले क्या किया, हमें गुड्स और सर्विसेज बेच दिए, किसको, हाउस होल्ड्स को। फिर हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, और फैक्टर सर्विसेज दी। क्यों, हाउस होल्ड घर में से ही तो लोग जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ कहाँ से जाता है, हाउस होल्ड से ही तो जाता है, और कोई थर्ड पर्सन थोड़ी आता है इसको देने के लिए। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, किसको, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या दिया, लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दिए, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट दिया। क्लियर, तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि क्या है आपका मनी फ्लो और रियल फ्लो से मिलकर ही बना हुआ होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।